समाज में घूम भी रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में तो अब इस बात की भी चर्चाएं हो रही है कि आप आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ने वाले हैं। पूरे कार्य जीवन में प्रवेश करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी? परिवार का तीसरा पीढ़ी का सदस्य हूँ, मैं तीसरा व्यक्ति हूँ जो पूर्णकालिक निकला। विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा संगठन है देश में जो कि एक कंस्ट्रक्टिव काम करता है। एक तरफ आपका क्रिकेट भी छूट गया, फिर दूसरी तरफ चुनाव भी हार गए। कि उनको लगा कि अगर हमें राष्ट्रीय अधिवेशन कराना है तो गोरखपुर में कराया जा सकता है, इसके लिए भी अवनीश राय मानस को गोरखपुर विभाग का विभाग संगठन मंत्री बनाना होगा। लेकिन आपने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद आप चुनाव हार भी गए। उसमें थोड़े मुकदमे वगैरह भी कुछ लोगों ने जाकर के थानों में कराया। नेता थी सालू यादव, और मैं खुले तौर पे कहूँ तो उन दिनों मेरे विश्वविद्यालय में कोई मेरी महिला मित्र भी नहीं थी। मैं आपको एक ही बात बता दिया कि मैं जो कुछ भी आज दिखता हूँ या मैं प्रयास करता हूँ बनने का, इसमें विद्यार्थी परिषद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ही भूमिका है, मेरी अपनी कोई भूमिका नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और आप नमस्कार पूर्वांचल देख रहे हैं। गांव का कोई भी युवा जब स्वाभाविक सी बात है, जब कुछ संघर्षों को देखता है, कुछ समस्याओं का सामना करता है, तो उसके मन में कई सारे ऐसे विचार आते हैं कि उन विचारों के आधार पर वो आने वाले दिनों में कुछ क्रांति लाए। और उसी क्रांति को लाने के उद्देश्य से गांव के रहने वाले ऐसे ही युवा जो आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज के हमारे खास पॉडकास्ट में उपस्थित है। इनका नाम अवनीश राय मानस है और अब मैं इनसे बातचीत भी करना शुरू करता हूँ और अब बातचीत के दौरान देखेंगे कि कितनी प्रेरक यात्रा इनकी रही, कितनी ढेर सारी चुनौतियां, कितनी ढेर सारी समस्याएं आई और इन्होंने कितने ढेर सारे क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूरज जी धन्यवाद आपका। और जिससे भी आपके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता चला कि आप विश्वविद्यालय में देश तरह छात्रता के रूप में जाने जाते थे, अच्छा भाषण दे देते थे, विद्यार्थियों का नेतृत्व करते थे, किसी किसी मुद्दों पे आप आंदोलन भी करते थे। तो इतनी हिम्मत, इतने साहस कैसे आती थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई सारे मेरे छात्र थे, उनके सामने भी बोलना है, उनका विरोध करना है? देखिए, एक मैं आपको प्रसंग बताऊंगा जो बड़ा एक हमारी लाइफ का बहुत ज्यादा एक मतलब जैसे होता है ना कि एकदम झकझोर देने वाला। एक दौर था जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दो एग्जाम कराने के लिए यूनिवर्सिटी तैयार थी कि ऑनलाइन हम एग्जाम कराएं। विद्यार्थी परिषद और हमारे साथ के कुछ छात्र नेता उस समय, विद्यार्थी परिषद का तो पूरा स्टैंड नहीं था, लेकिन कुछ छात्र नेता उस समय ये चाहते थे कि हम लोग इसका विरोध करें कि ऑनलाइन एग्जाम ना हो। तो सबसे बड़ा विषय मैं आपको बता दूं, मेरे साथ रहने वाले हमारे मित्र और हमारी टीम, यहाँ तक कि हम एक कमरे में हम और विक्रांत सिंह रहते थे। तो एक ऐसा दौर आया कि विक्रांत और एक ही कमरे से हम लोग निकलते थे और एक लोग ऑफलाइन के समर्थन में थे और एक लोग ऑफलाइन के समर्थन। उस दौरान ये एक बड़ा संघर्ष था और एक बहुत हिम्मत हुई, और वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही संभव है कि कई कमरे से लोग निकल करके दो आंदोलनों में। लेकिन आपने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद आप चुनाव हार भी गए। उस दौरान का सबसे बड़ा अनुभव क्या रहा आपका? देखिए, चुनाव का जो मुझे सबसे अनुभव रहा उस दौरान तो कई चीजें थी। मेरी थोड़ी छवि को डेंट किया गया था कि मैं थोड़ा लड़ाई वगैरह सब कुछ चीजों को करता हूँ, लेकिन ऐसी बेसिकली चीजें थी नहीं। और मैं खुले तौर पे कहूँ तो उन दिनों मेरे विश्वविद्यालय में कोई मेरी महिला मित्र भी नहीं थी। ये सबसे ज्यादा एक प्रभाव भी पड़ा। मतलब महिला मित्र इन द सेंस की हमारी जो काम का और वर्किंग का जो स्टाइल था, तो हमारी कुछ छात्रा बहनों से जो विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता थे उन लोगों ने तो काम किया, लेकिन एक अगर आप दिल से बात करें तो मुझे लगता है कि इस चीज की भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मतलब वहाँ पढ़ने वाली अन्य जो लड़कियां थी उनको भी अपने से कनेक्ट करना था, क्योंकि उनका भी वो शासन चुनाव बहुत ही मायने रखते हैं। देखिए, अगर आप इस बात को करते हैं तो उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयशा कुछ प्रभावी तौर पे काम करता था, और एक छात्र नेता थी सालू यादव। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एक ऐसा संजोग था कि किसी मुद्दे पर लेकर के वो पूजनीय सरसंचालक और गुरुजी के बारे में कुछ अपशब्द कह रही थी। संजोग से हम लोग वहां पहुंचे, थोड़ा हाथापाई हो गया, तो और छात्राओं से नहीं, उनके साथ भी अन्य छात्र थे, उनके बीच हम लोगों की बहस हो गई। उसमें थोड़े मुकदमे वगैरह भी कुछ लोगों ने जाकर के थानों में कराया, और वो मुझे लगता है कि वो भी एक चीजें थी। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारी जो छात्रा बहनें थी या जिन छात्राओं का एक वहाँ पे नैरेटिव है, विश्वविद्यालय ने महिला छात्र संघ अध्यक्ष भी दिया, और मतलब अनेकों ऐसे उदाहरण है जहाँ पर आज भी हम लोग हैं, हमारी जो सीनियर मिलती हैं
तो बेसिकली हमारे लिए दीदी रहती हैं, हमारे लिए बड़ी बहन रहती हैं, और ऐसा उसका उन्होंने आजीवन पूरे जीवन पालन भी करते हैं लोग। एक तरफ आपका क्रिकेट भी छूट गया, फिर दूसरी तरफ चुनाव भी हार गए, फिर कैसा महसूस हो रहा था? देखिए, चुनाव तो हारना जो था, मैं मानता हूँ कि चुनाव हारना हम जिंदगी में कभी, राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति को जिंदगी में कभी हार नहीं होती, वो सीख मिलती है। हमारी कुछ योजनाएं, मुझे लगता है कि हम चुनाव में ठीक से कैंपेन नहीं कर पाए, हमें लगता है कि हमारी जो रणनीति थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसलिए हमको एक सीखने का मौका मिला। बाकी हार जीत तो चलता रहता है, क्या हार में क्या जीत में। लेकिन जब आप चुनाव हारे उस समय आयशा से छात्र संगठन बहुत ही प्रभावित था उस विश्वविद्यालय परिसर में, तो लेकिन आप आयशा से न जुड़ के फिर विद्यार्थी परिषद से क्यों जुड़े? देखिए, इसके पीछे एक कारण है। मैं अपने कुछ मित्रों के द्वारा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट के सामने से गुजर रहा था, तो आयशा के बैनर तले और एसएफआई संयुक्त उन दोनों ने एक कार्यक्रम किया था, दंगों का अर्थशास्त्र, एक ऐसा लेकर के उसमें फिर धीरे धीरे जोड़ते हुए उन्होंने मऊ दंगों की घटना को किया। क्योंकि मैं गाजीपुर का मूलतः रहने वाला हूँ, मऊ हमारे बगल के जिले का है, हमारे भैया और हमारी फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर मऊ में काफ़ी एक्टिव हैं, जन शिक्षण संस्थान चलाते हैं, एनजीओ चलते हैं, तो मुझे वहाँ का थोड़ा न्यूज़ पता था। इस बात का जब मैंने विरोध किया, मुझे आज भी याद है, तो लोग खड़बड़ा गए। तो हमने उसका स्पष्टता से विरोध किया कि नहीं, ये आप झूठ बोल रहे हैं, आप बच्चों को बरगला रहे हैं, और हमारे देश में ऐसी कहीं, मतलब हम तो जिस मऊ की बात करें उस मऊ में न सुना है न देखा है, तो उस पर बहस हुई। वहीं पर मुझे विद्यार्थी परिषद के कुछ लोगों ने कनेक्ट किया, तो वो एक दौर था, और ऐसा कभी प्रभावी नहीं रहा। मेरा ये जरूर कहना है कि चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय शुरुआत के दिनों में थोड़ा ऐसा के लोग वहाँ ज्यादा सक्रिय थे, कम्युनिस्ट थे, समाजवादी लोग थे, लेकिन वास्तव में अगर आप देखते हैं तो हम 2012 से देखें तो वहाँ राष्ट्रवादी छात्रों की भूमिका ज्यादा थी, और राष्ट्रवादी ही ज्यादा थे। जैसे राष्ट्र के निर्माण के लिए या विद्यार्थियों के भविष्य के लिए और शैक्षणिक परिवेश और वातावरण के लिए विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा संगठन है देश में जो कि एक कंस्ट्रक्टिव काम करता है, और राष्ट्र निर्माण के साथ, व्यक्ति निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण करता है। तो ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बाकी कोई ऐसा छात्र संगठन है ही नहीं जी। जब आप छात्र का चुनाव लड़ रहे थे, अगर मान लीजिए अगर आप चुनाव जीत गए होते तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ रहता? मुझे लगता है मुझे सीखने का स्कोप और बढ़ जाता। छात्र संघ का चुनाव, मैं चुनाव इसलिए बात करता हूँ, जो हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, तो मुझे 1648 वोट जो हमें मिले, तो मैं मानता हूँ कि मैं उतने छात्रों का प्रतिनिधित्व करता था, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सीखने का मिला, एक मौका मिला, और हम संघर्ष किए। हमारे चुनाव लड़ने से पहले ये तय हो चुका था कि हमको विस्तारक जाना है, और जब हम चुनाव लड़ रहे थे, मुझे आज भी याद है कि हम लोग जब विजयनगरम हाल के पास खड़े थे, उस दौरान हम लोगों के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री धर्मपाल जी भाई साहब वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने बीच में बुलाया, बात किया, उन्होंने बोला कि मानस, हम लोग चाहते हैं, जैसे पैनल तो सारी चीजें डिसाइड ही थी, कि एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक क्रॉस वोटिंग चलती थी, तो क्रॉस वोटिंग ना हो, और हम लोगों ने पूरा पुरजोर प्रयास किया कि एक दूसरे पर वोट ट्रांसफर हो। दुर्भाग्य रहा, मैं चुनाव आ रहा, वो हमारी स्ट्रेटेजिकली कहीं चूक रही होगी, या थोड़ा बहुत कहें तो उस समय जातिवाद का प्रभाव रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन जब चुनाव आप हार गए, उसके बाद यह तय हो गया कि आपको पूर्णकालिक जीवन में जाना है, तो जब यह सूचना घर के लोगों को मिला कि हमारे परिवार का लड़का जो पूर्णकालिक जीवन में जाएगा, पूर्णकालिक जीवन के मतलब वो उसको शादी विवाह भी नहीं करना है, तो घर के लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, अगर हम सही तौर पे कहें तो हमारे घर पे लोग जानते हैं कि पूर्णकालिक क्या है। मैं अपने परिवार का तीसरा पीढ़ी का सदस्य हूँ, मैं तीसरा व्यक्ति हूँ जो पूर्णकालिक निकला, दूसरा व्यक्ति हूँ जो विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक निकला। हमारे भैया भी विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक काफी लंबे समय तक थे, तो इसलिए मेरे घर के लोग ये जानते थे। बल्कि मैं ऐसा कहूँ तो जब मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, तो हमारे पिताजी को थोड़ी इस बात की खुशी थी, हमारे बड़े भाई को इस बात की खुशी थी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे विश्वविद्यालय के छात्र नेता होने के नाते थोड़ा मेरा स्वभाव, बातचीत, गुस्सा, थोड़ा एक दबंग छवि थी। लेकिन जब हम विद्यार्थी परिषद में हैं तो पहला तो डर हो जाता है, भाई साहब इतने भाई साहब रहते हैं कि वो एक लाइफ को, मतलब बोलते हैं ना कि एक आभासी दुनिया जिसमें एक डिसिप्लिन और मैनर देती है। तो मुझे लगा कि किसी, सबको पहले से नोन था कि विद्यार्थी परिषद क्या है, कोई किसी को इशू नहीं हुई। पूछा गया, कंप्लीटली मैंने बात बताई, तो मैं पूर्णकालिक निकला।
पूर्णकालिक जीवन में प्रवेश करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी? देखिए, मेरा जो पहला केंद्र था पूर्णकालिक के तौर पे, तो मैं कुछ दिनों के लिए काम करने सुल्तानपुर गया था। उसके बाद 2017 में मैं जब मेरा लाइफ में 2 ऐसे घटनाएं घटी। सबसे पहले मैं सुल्तानपुर में संगठन मंत्री निकला, फिर विद्यार्थी बना आकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, फिर मैं चुनाव लड़ा, फिर मैं पूर्णकालिक निकला। तो उस समय जब मैं चेन्नई में मेरा केंद्र हुआ, तो हमें एसआरएम यूनिवर्सिटी का काम मिला। और हमारा जो रहने का था वो चेन्नई सेंट्रल से हम लोग जाते थे। लोकल ट्रेन पकड़ते थे, लोकल ट्रेन पकड़ के जाते थे, तांबरम रुकते थे, तांबरम से जाते थे, चूंकि भाषा वैसा आती नहीं थी। तो हम लोग वहाँ पर बैठ करके उसको डाउनलोड करना, थोड़ा मूवी वूवी डाउनलोड करते थे, जा करके स्टेशनों पर बैठ के देखते थे। फिर धीरे धीरे काम करते करते, काम का मतलब यही था कि हम रोज जाते थे कैंपस में। और उसका प्रभाव ये हुआ कि वहाँ पर जब हम 12 जनवरी का कार्यक्रम कराए, तो हमारे पास 45 गाड़ियों की संख्या के साथ हम एसआरएम यूनिवर्सिटी में, और वो हम लोगों ने 4 व्हीलर जुलूस, बाइक जुलूस निकाला। भारतीय जी के डेथ एनिवर्सरी पर हम लोगों ने वहाँ पे कार्यक्रम किए। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, हम लोगों ने चर्च से वंदे मातरम गवाया। मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे आज भी वो पड़ा हुआ है। तो उस समय समझ में आया कि ये कोई ऐसा नहीं है वो किसी चीज के अभाव में या दिग्भ्रमित हो चुके हैं, और ये घटना ताम्बरम की है। तो ये स्वाभाविक चैलेंजेस मिले बात करने में। थोड़ा सबसे बड़ा हमारा जो रहन सहन, खान पान, इन सब चीज़ों को प्रभाव में लाते हुए, लेकिन विद्यार्थी परिषद की वर्किंग इतनी खूबसूरत है कि वो पूरी लाइफ को एक डिसिप्लिन में लाती है और आपको गोल ओरिएंटेड बनाती है। हम लोग अच्छे से रहे। मुझे लगता है मैं 1 साल 3 महीने वहाँ पर था। लेकिन सर हम देखते हैं कि पूर्वांचल में जब आपने रहा तो आपका स्वभाव शुरू से ही था कि आप एक उग्र उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में जाते हैं, जब आप चेन्नई में जब जाते हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ की जो भाषा है बिल्कुल विपरीत है। तमिल जो समझ में नहीं आती है, हिंदी वहाँ कोई समझता नहीं है। तो उन परिस्थिति के लिए आपने स्वयं को तैयार कैसे किया था? देखिए, मैं सीधा बताता हूँ, जो व्यक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो, उसको दुनिया के आप किसी कोने में ले जाके छोड़ेंगे कि आप जाओ, एक भी कांटेक्ट नहीं देंगे। उसके पास हजारों के कांटेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो विश्वविद्यालय वो एक ऐसा बड़ा परिवार है। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, न कि सिर्फ भारत की। और जब मैं मेरा वहाँ पे केंद्र हुआ, हम 6 लोग यहाँ से गए थे। प्रभाकर तिवारी जी थे, विकास तिवारी थे, सुमित जी थे, तरुण जी थे, और मैं था, श्रवण जायसवाल थे। अब पूछिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतना बड़ा स्कोप था कि हमारे जाने के 3 से 4 दिनों के बाद विंग कमांडर और उस शहर के जो डीजीपी थे, मतलब शहर क्या प्रदेश के जो डीजीपी थे, करुणा सागर जी, वो सब लोग हम लोगों से एकदम घुल-मिल से गए थे। और मुझे याद है कि ये घटना 2015 की है। एक हिंदू मुन्नानी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इधर हिंदू जागरण मंच है, तो उनके एक मुरुगन जी से जो आए थे यहाँ पर कुंभ की तरफ। तो हमें विद्यार्थी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता थे अमित भैया, उन्होंने बोला कि इनको थोड़ा संगम स्नान, रुकवाना, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करा दो। मैंने वो सारी व्यवस्था वहाँ पे कराई, एक आश्रम पे। उसके बाद से मेरा उनसे कनेक्ट हो गया। तो जब हम चेन्नई में घटना हम लोग जाते थे, हमारे एक मित्र थे श्रीवत्सा और तेजस मूर्ति, वो लोग बोलते थे कि, मतलब वो लोग हिंदी में भी बोलते थे, थोड़ा बहुत सीख के इंग्लिश में भी बोलते थे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट मतलब मत बनो, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ चीज़ें। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर जैसे होता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और एक अपना नेचर कि अरे यार मैं कहाँ कमूँ, मेरा तो भौकाल है, चलो मैं मिलता हूँ, दिखाता हूँ। तो मैं लेकर के उन लोगों को हिंदू मुन्नानी के स्टेट हेडक्वार्टर गया। और वहाँ जब वो लोग देखे, हम लोग सभी लोग गए, हमारे साथ प्रभाकर जी भी थे, श्रवण जी भी थे, और वो श्रीवत्सा थे, तेजस जी थे। जब हम लोग वहाँ गए तो देखे कि अरे यार ये तो फैमिलियर लोग हैं। फिर हम लोग वहाँ से आए कार्यालय। तो पहली बार हम लोग तमिलनाडु में, इनोवा उनकी गाड़ी थी, गार्ड के साथ हम लोग कार्यालय आए। तो वहाँ पर आए तो कुमरेश जी थे, उन्होंने बोला ये लोग कौन है, कहाँ से कनेक्ट किया, कैसे किया। तो काफ़ी चीज़ें थी, बट जबरदस्त वहाँ पे सीखने को मिला, और धैर्य। सर एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी जब कार्यकर्ता बनता है तो वो तो पढ़ाई के दौरान विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता बन गया, लेकिन जब पूर्णकालिक जीवन में प्रवेश करता है तो पूर्णकालिक जीवन में प्रवेश करने का जो दौर होता है वो एक ऐसा दौर होता है जहां उसको अपने बेहतर भविष्य की तैयारी करना होता है। लेकिन पूर्णकालिक जीवन में प्रवेश करने के बाद वो अपने सारे उद्देश्यों को छोड़ देता है और संगठन के लिए काम करता है। तो कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि विद्यार्थी परिषद युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो व्यक्ति ऐसा आरोप लगाता है, मुझे लगता है उसको विद्यार्थी परिषद के वर्किंग की आइडिया नहीं है। मैंने आपसे एक शब्द कहा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण।
हम व्यक्ति का निर्माण करते हैं, और विद्यार्थी परिषद एक ऐसी लेबोरेटरी है कि जहां पर विद्यार्थी आता है और जिस विधा में, न कि सिर्फ राजनीतिक, मैं आपको 1000 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मैं अगर बात करूं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर ओमकार राय जी, सेवा क्षेत्र के बात मैं अगर करूं, आशीष गौतम जी, कौशल जी महाराज, फिर आप अशोक भगत जी, पत्रकारिता की दुनिया में बात करूं तो राम बहादुर राय जी हुए, और सबसे बड़े अभी एनडीटीवी पे आपकी अदालत, आप लोग सभी लोगों का फेवरेट चैनल भी है, उनको भी देखो, वो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, रजत शर्मा जी। तो मुझे ये लगता है कि जो आज देश के टॉप इंटेलेक्चुअल आप मानते हैं ऐसे लोगों में, तो उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, जो कि बल्कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी हैं। हमें आज भी याद है दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में रजत शर्मा जी ने कहा, अपने मन से उन्होंने कहा था कि हम विद्यार्थी परिषद का पोस्टर लगाते थे। और मुझे जहां तक लग रहा है, मेरी ही बात आप सुन लो, अगर मुझे लगता है कि मैं विद्यार्थी परिषद से नहीं जुड़ा होता तो वर्तमान में मेरी लाइफ अनडिसिप्लिन रहती, हो सकता है कि मैं अपराधी बन जाता, माफिया बनता, क्या बनता वो तो भविष्य जाने। बस इतना जानता हूं कि एक सभ्य समाज का जो नागरिक बन करके, और समाज में सामाजिकता, उद्यमिता, युवा, स्किल्ड, स्टार्टअप, इनोवेशन की जो मैं आज बात कर रहा हूं, तो ये सारी देन मुझे लगता है कि मेरे अंदर विद्यार्थी परिषद ने दिया है। तो मैं आपसे सूरज जी यही कहूंगा कि इस प्रश्न को आप कभी भविष्य में किसी से भी पूछिएगा, तो जो लोग ये आरोप लगाने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि वो कभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे नहीं होंगे, और विद्यार्थी परिषद के अगर कार्यकर्ता हैं तो उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया होगा। बिल्कुल। सर, आप तो देवरिया विभाग के भी विभाग संगठन मंत्री रहे हैं। देवरिया में काम करने का सबसे बड़ा अनुभव क्या रहा आपका? मुझे देखिए, देवभूमि देवरिया है, देवराहा बाबा का तपोस्थली है, देवरण्य वन्य है। मैं ये मानता हूँ कि देवरिया एक अपने आप में उर्वरक भूमि है, और मेरा ये मानना है, और मैं उस समय वहाँ के विद्यार्थियों से भी कहता था, देवरिया के लिए कई दुर्भाग्य मुझे समझ में आता है कभी कभी, अस्थायित्व और वहाँ के युवा जो है स्वीकारिताएं, मतलब वहाँ की अगर हम राजनीतिक दृष्टि से बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि मूलतः देवरिया में निवास करने वाले लोग बहुत ज्यादा राजनीतिक भूमिका में हैं। होंगे भी, कुछ लोग हैं भी, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अभी तो जाकर के इस वर्ष कुछ चीजें ठीक हुई हैं, और मुझे लगता है कि वहां पर भी एक परिवर्तन आया, कि देवरिया का लाल हो, देवरिया के अपने लोग हो, मतलब राजनीतिक ही नहीं। मैं अगर शिक्षक में भी बात करूं तो राघव दास जी बाबा, अब बीआरडी कॉलेज जितने भी हैं, बाबा राघव दास, बाबा श्यामल दास, ये सारे बहुत औद्योगिक मतलब कि विजनरी लोग रहे। केशव जी थे आपके भाटपरानी के, उन्होंने भी कई विद्यालयों का निर्माण किया, और एक उर्वरक भूमि है, समाज के लिए काम करने की क्षमता है वहाँ के लोगों के विषय में। बिल्कुल। सर, किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होते हैं कार्यकर्ता। कोई भी कार्यकर्ता किसी संगठन से जुड़ता है तो स्वाभाविक तौर पर उसे कोई पेमेंट नहीं मिलता है। हम जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें ऐसा जानकारी मिला कि आप कहीं भी काम किए तो आप कभी कभी कार्यकर्ताओं को दांत भी देते थे, बोल भी देते थे, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता आपसे इतना स्नेह क्यों करते हैं? अनौपचारिकता मेरा मजबूती था। देखिए, किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अनौपचारिक होना बहुत आवश्यक है, और मनोगत, किसी भी संस्था को डेवलप करने के लिए मनोगत, मतलब कि उनकी मन की स्थिति समझें और उनसे बात करें। अनौपचारिक, थोड़ा इनफॉर्मल बिहेवियर है। हाँ, लेकिन ये बैठकों में नहीं, बैठक की तरह हम जो भी एक्टिविटी करते थे, जो भी बातचीत या बैठकों में डांट या जो भी चीजें चलती थी, वो सूरज जी बस इसलिए चलती थी जब तक वो बैठक चलता था, क्योंकि हमको एक डिसिप्लिन लाना था। और मुझे लगता है कि मेरे साथ काम किए हुए कई कार्यकर्ता, अभी जो ये नमस्कार फाउंडेशन जो आप लोगों ने बनाया है, उसमें भी उत्कर्ष जी उन दिनों जिला संयोजक थे, विजनरी थे। मैं पहले ही उनको डिसाइडेड में बताया था, वर्किंग की स्टाइल से भी। और जब कभी आपकी उनसे मुलाकात होगी या बात होगी तो आप इस विषय पे चर्चा करिएगा कि किस तरह से एक दूसरे को जोड़ करके लेके चलना चाहिए। ये तो हम लोगों की पहले चर्चा हुई थी। सर, थोड़ा तो अपना अनौपचारिकता मुख्य है। जी, थोड़ा अपना अनुभव साझा करना चाहें कि कार्यकर्ताओं को अपने से जोड़ कर रखने का सबसे बड़ा मंत्र क्या हो सकता है? देखिए, आपने एक शब्द कहा कि उनको पैसा तो नहीं मिलता, ये ठीक बात है। देखिए, जो वर्तमान में परिदृश्य है भारत का, वो आर्थिक हो गया है धीरे धीरे, क्योंकि एक कार्यकर्ता को भी कहीं आना जाना, काम करना, जैसे किसी व्यक्ति से मिलना है तो ना, उसका पेट्रोल का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, फ्यूल का खर्चा है, तमाम तरह की खर्चाएं तो हैं ही हैं। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की मजबूती और गुणों को समझ करके उनके अनुसार कोई एक ऐसा माध्यम डेवलप कर दें
जिनसे कि उनकी चीज़ें चली। जैसे कि अगर सूरज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं, तो ठीक है, हम उनसे बात करके साथ के जैसे विद्यार्थी परिषद में काम करते कई कॉलेज के लोग परिचित हो जाते हैं। तो कई बार होता है निबंध लेखन प्रतियोगिताएं, तो हम उनको निबंध लिखने का तरीका सिखाते हैं। इंटरप्रेन्योर वो है ही है और उनके पास स्किल है। मुझे लगता है इस माध्यम से भी उनको, अगर हम मान लीजिए एक दिन में 5 विद्यालय चयनित करें और वर्ष भर में हमने ये टारगेट किया कि हम 30 दिनों में लगभग कुल 40 विद्यालयों को टच करेंगे, जिनके लिए हम एक निबंध बना करके देंगे, पेपर सेट करके देंगे, तो वो कार्यकर्ता के लिए 1 घंटे का काम है। वो क्या करेगा कि 1 घंटे में कनेक्टिविटी करेगा। मुझे लगता है कि महीने में अगर वो 40 घंटा देता है और पर कॉलेज से अगर वो 500 रुपये भी लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको 20,000 रुपये तो ऐसे मिल जाएगा। सर जब देवरिया में आप टेक्नोलॉजी से, व्यवस्थाओं से कार्यकर्ताओं को जोड़ना। और देखिए ये सच बात है कि आज का समय जो है आर्थिक युग आ गया है, तो उससे कार्यकर्ता को भी लगेगा, उसकी पढ़ने की रुचि भी बढ़ेगी, आपका वो कार्यकर्ता भी रहेगा और एक लंबे समय तक आपका सतत विकास के साथ साथ वो काम भी करेगा। बिल्कुल। जब आप देवरिया में काम कर रहे थे तो आपके काम से विभाग संगठन मंत्री जब आप थे, तो उस समय क्षेत्रीय संगठन मंत्री या प्रांत संगठन मंत्री आपके कार्यों से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उनको लगा कि अगर हमें राष्ट्रीय अधिवेशन कराना है तो गोरखपुर में कराया जा सकता है। इसके लिए भी अवनीश राय मानस को गोरखपुर विभाग का विभाग संगठन मंत्री बनाना होगा। आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्या वो मानते थे कि आपके पास भी वो क्षमता है? देखिए मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ। विद्यार्थी परिषद मैंने क्या बोला, पहले काम देता है फिर सिखाता करना कैसे है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है, ये अतिशयोक्ति होगी। लेकिन ये जरूर कहीं ना कहीं सच है कि जिस मतलब कनेक्टिविटी, बात करने का तरीका और प्रेशर लेना, और कहीं ना कहीं अगर इस बात को आप मानते हैं तो मुझे लगता है कि हमने अपने जीवन में सबसे टफेस्ट अगर कोई कार्यक्रम कराया तो वो सोनभद्र में बबनी में एक आश्रम है अपने जनजातीय विद्यार्थियों का, उनके बीच में हम लोगों का कार्यक्रम था क्षेत्रीय पूर्णकालिक बैठक। वो थी वर्ग, लेकिन उसका नाम बैठक ही था क्योंकि एक दिन कम था। वो मुझे लगता है अपने जीवन का सबसे संघर्षपूर्ण और मतलब मजबूत कार्यक्रम था। राष्ट्रीय अधिवेशन में तो हमारे गार्जियन के रूप में प्रांत संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, हमारे प्रोफेसर्स के रूप में प्रोफेसर उमा दीदी, सुषमा दीदी, राजकरण शाही सर और पूरे गोरक्ष प्रांत के सभी कार्यकर्ता थे, तो ये बात में कहीं सत्यता नहीं है। सर राष्ट्रीय अधिवेशन में कोई ऐसा किस्सा जो कोई जानता नहीं हो, आपके मन में हो, उसको बताना चाहें तो? देखिए राष्ट्रीय अधिवेशन क्या होता है कि ये कार्यकर्ताओं को ग्लोबल होने का एक मौका रहता है। पूरे देश भर के कार्यकर्ता तो हमको तो सबसे बड़ा प्रॉफिट ये, मतलब मैं अगर कहूँ सबको एक कनेक्टिविटी, पूरे देश में एक प्लेटफॉर्म मिला, कनेक्टिविटी मिली। और आज भी मैं जब कहीं अपना परिचय देता हूँ, कभी अगर विद्यार्थी परिषद में, जैसे अभी पिछले दिनों हमारी उज्जैन में, वहाँ के उज्जैन के संगठन मंत्री जी से बात हो रही थी विभाग के, तो हमने बताया कि मैं गोरखपुर में भी रहा हूँ, तो उन्होंने बोला भैया राष्ट्रीय, मैंने कहा कि उसमें मैं विभाग संगठन मंत्री था। तो मेरे लिए तो सौभाग्य का विषय था कि मुझे ये अवसर मिला। संगठन में तो बहुत लोग काम करते हैं, जिसको अवसर मिलता है उसको मिलता है। और लेकिन जैसे गोरखपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ, उसके बाद आप पूर्णकालिक जीवन से वापस आ गए, तो कई बार कई लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि क्या अवनीश राय मानस जी के साथ ऐसी कौन सी घटना उत्पन्न हो गई या ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि इनको संगठन छोड़ के फिर व्यक्तिगत जीवन में वापस आना पड़ा? देखिए सबसे बड़ा बात है कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमने पहले ही बताया कि मैं गाजीपुर के जोगा मुसाहिब जिले का मूलतः रहने वाला हूँ। हमारे घर में हमारी दादी थी जिनकी बुजुर्ग अवस्था हो चुकी थी, वो हमारे पापा को बार बार प्रेशर करते थे, हमारे परिवार में प्रेशर करते थे लोग कि इनकी शादी करना है, ये क्यों नहीं आया, ये बोला था 7 साल में बाहर रहूंगा, 8 साल हो गया, ये अब इसको कर देना चाहिए। मेरी एज भी 29 साल हो गई थी। और रही बात की विद्यार्थी परिषद में काम करने का एक जो मना स्थिति था, मुझे लगता है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ जब तक भी रहा मैंने किया। और जो आशंकाएं जिस पर आप प्रश्न कर रहे हैं, हमसे सीधा सीधा बातचीत हुई थी क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी से, प्रांत संगठन मंत्री जी से, फिर मैं जाकर के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी को भी अपनी पूरी बात बताया। मुझे आज भी याद है कि अधिवेशन के आखिरी दिन से 1 दिन पहले मुझे बुलाया गया, मैं गेस्ट हाउस गया, मैंने बात किया। फिर जो हमारी भाई साहब से बात हुई, हमने अपना विजन दिया कि भाई साहब अब मैं ऐसा मेरे लिए ये है। तो मुझे बड़ी सहजता के साथ मुझे जीवन में काम करने के लिए आज विद्यार्थी परिषद का ये देन है कि हम संस्थाएं बना रहे हैं। ब्रह्म स्वामी सहजानंद सरस्वती न्यास ट्रस्ट बना हुआ है, उस पर हमने काम करना शुरू किया और दुनिया के कुल 29 देशों के साथ कोलैबोरेशन है। ये विद्यार्थी परिषद की देन है। आज कई ऐसे हमने विद्यार्थी परिषद के प्रयोग सीखे। उस समय भी स्वावलंबी भारत अभियान का प्रांत का संयोजक रहा,
जनजाति क्षेत्र में उद्यमिता की संभावनाएं हमने उसमें सीखा। और मैं ये कार्यक्रम 2020 में मिर्जापुर में कराया। श्री गोविंद जी भाई साहब आए थे उसमें, गोविंद नायक जी भाई साहब आए थे हमारे यहाँ उस कार्यक्रम में। तो हमको ये पहले लगता था कि जब मेरा, चूंकि स्वाभाविक अगर मुझसे पूछे तो मेरा इंटरेस्ट था स्वावलंबन, जिसका मैंने अपने विद्यार्थी परिषद के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत करके मैंने बताया था कि मैं करना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी संगठन में जुड़ता है, स्वाभाविक तौर पर उस संगठन में काम करने के दौरान उस संगठन के कई सारे ऐसे विचार होते हैं या वहाँ के संस्कार होते हैं जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित किए रहते हैं। विद्यार्थी परिषद का कौन सा ऐसा संस्कार जो आपके अंदर अभी भी है और आजीवन रहेगा? मैं आपको एक ही बात बता दिया कि मैं जो कुछ भी आज दिखता हूँ या मैं प्रयास करता हूँ बनने का, इसमें विद्यार्थी परिषद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ही भूमिका है, मेरी अपनी कोई भूमिका नहीं है। आज का ये जो दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में स्वयं को एक अच्छे नेता के रूप में स्थापित कर पाना कितनी बड़ी चुनौती आपको महसूस होती है? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ। और मेरा आप अगर फेसबुक प्रोफाइल उठा के देखेंगे या सोशल मीडिया, पता नहीं, मैं तो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे कभी कभी आजकल वो लिंक हो गया तो पोस्टें हो जाती हैं। मैं इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे आज मैं आपको बता दूं कि 2019 में हमने एक PIL किया था BCCI और UPCA के खिलाफ। हमारा PIL नंबर है 2448। आप देख लेंगे। क्या मामला था वो? देखिए, बेसिकली था UPCA जो संस्था थी उसको बदल करके वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देना और उत्तर प्रदेश की युवाओं को धोखा देना। इसलिए ये सोशल मीडिया आज हमारे बीच में ज्यादा प्रासंगिक भी है कि हम जब अपनी बात प्रमुखता से कहीं कहना चाहें तो मुझे नहीं लगता है कि आज वर्तमान परिदृश्य का कोई भी न्यूज चैनल इस मुद्दे को उठाए। मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी मोहसिन रजा जी ने अभी कुछ दिन पहले उठाया इन मुद्दों को क्रिकेट बचाओ के नाम से। लेकिन मुझे उनसे भी एक बात का दुख है, जब वो सरकार के हिस्सा थे और आज भी सरकार में हैं, 2019 के बाद लगातार इस पे हम लोगों का, यहाँ तक कि मामला डबल बेंच में भी है और विचाराधीन है, इसलिए इस पे मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। मैंने इसलिए अपनी PIL संख्या और वो सारी बता दी कि मैंने 2019 में UPCA और BCCI के खिलाफ मैंने PIL फाइल की थी। तो क्या उसका तो आज मैं ये जो बात रख रहा हूँ, ये आपके बीच रख रहा हूँ, ये सोशल मीडिया का महत्व है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मुझे लगता है कि आज ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये सोशल मीडिया की ही देन है कि मैं अपनी बात इतनी स्पष्टता से कह दूं, क्योंकि आप वर्तमान में जानते हैं UPCA और BCCI आज की स्थिति में क्या है। लेकिन मैं तो ये आपके इस माध्यम से अपील करता हूँ कि पूजनीय महाराज जी को इस विषय का संज्ञान स्वतः लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारे तरफ खेलो भारत। हाँ। आज हमारा पूरा विचार परिवार खेलो भारत की तरफ बढ़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी स्पोर्ट के क्षेत्र में कई लोगों को नौकरियां दी हैं, लेकिन वास्तव में वो जो क्रिकेट है, वास्तव में जो ताइक्वांडो है, वास्तव में जो किक बॉक्सिंग है, वास्तव में जो वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, इस बात पर भी पुनः विचार करना चाहिए कि हम जिस ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कुश्ती, हम एक जिस ग्राउंड से निकले, हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव में रुस्तम हिंद स्वर्गीय श्री मंगला राय जी हम पहलवान थे जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। शेर अफगान के नाम से भी उनको लोग जानते हैं। उनका कई विदेशी पहलवानों से मतलब कुश्ती भी हुई। तो मुझे ये लगता है कि मैं पूजनीय महाराज जी से चाहूंगा, ये जो UPCA का प्रकरण चल रहा है इसको अपने ध्यान में लेकर के और उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि ये इतना बड़ा ब्लफ है कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का लगभग हजारों करोड़ रुपया और उत्तर प्रदेश के प्रतिवर्ष लगभग लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में है, क्योंकि ये लोग उस पर सीधे तरीके से कार्रवाई नहीं करते। सोसाइटी को कंपनी बना लिया, उसके नियम बायलाज सारे बदल लिए बिना किसी ऑफिस के, और इसका कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है UPCA के पास। मैंने इसी के लिए PIL किया। तो जब आपने PIL 2019 में दाखिल किया था तो क्या अभी तक कोई इसका रिजल्ट आपको मिला? हाँ, हमारी केस चल रही है, केस चलती है, अभी डबल बेंच में है। अभी 25 तारीख को डेट लगी थी, अभी फिर से डेट लगी है। मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का इतना ही महत्व मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि मेरे जैसा कार्यकर्ता भी अपनी बात को प्रमुखता से कहता है और सूबे के मुखिया
योगी आदित्यनाथ जी से भी ये अपील करता है कि वो यूपीसीए के इस मुद्दे पर और ये जो क्रिकेट पर आज जो हमारी मोहसिन जी ने जो पूरे प्रदेश में जिले टू जिले प्रवास प्रवास करें, इस पे उनको देखना चाहिए। जब आप पूरे कार्य जीवन से जब वो अभी बाहर आ गए हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? जब आपकी भी अगर राजनीतिक योजनाएं हैं और समाज में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा अब किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखो, मुझे ये लगता है कि अब भारत में कुछ भी चुनौती नहीं है। अब भारत इस फेज में है कि चुनौती से समाधान, समस्या से समाधान की ओर अग्रसर होता है। बिल्कुल। और हमारी जो पहली पाठशाला विद्यार्थी परिषद में ये मिली कि समस्या से समाधान की ओर, यही एक विकल्प है। आप बताइए ना, मुझसे कोई समस्या बताइए, हम समाधान बताते हैं। मैं अपनी ही बात नहीं कह रहा, मैं विद्यार्थी परिषद के किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछता हूँ, आप उसको 100 समस्या बताइए, वो 1000 समाधान बताएगा। तो जब आप जान गए थे कि हर समस्या का समाधान है, इसलिए आप पूरे कार्य जीवन से बाहर आ गए कि यह तय हो गया था कि मैं शादी करना है, इस नाम पे बाहर आ गए? देखिए, जो शादी का क्रम है, बहुत कम ही ऐसे कुछ कार्यकर्ता गृहस्थ भी रहने चाहिए। और इसके पीछे एक अपनी अलग कहानी है। मुझे लगता है कि हम पूर्णतया, मुझे लगता था कि मेरे उच्चस्थ पदाधिकारियों से भी बात हुई तो उन लोगों ने भी कहा कि समाज के क्षेत्र में काम करने के लिए आप जा सकते हैं। मैंने बातचीत करके, मैं आज भी मैं अपने कार्यक्रम करता हूँ तो उसके बाद मैं अपने अभिभावकों से मिलता हूँ, मैं अपने अपने कार्यक्रमों की ब्रीफिंग देता हूँ। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही मैं मिल के आया दिल्ली में, तो भाई साहब को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी। और मैं आदरणीय श्री धर्मपाल जी भाई साहब को भी जब मैं मिला, क्योंकि मैं पूर्णकालिक भी उन्हीं के द्वारा इसमें विद्यार्थी परिषद में आया, हम छात्र संघ का चुनाव भी उनके द्वारा ही लड़ाए गए। तो मुझे लगता है कि जो लोग गार्जियन है वो अच्छा तय करेंगे। तो फिर हम सामाजिक क्षेत्र में आए और एक हमारी उम्र थी, हमारे घर का प्रेशर था और हमारे परिवार की वो परिस्थिति नहीं थी कि हम पूर्णकालिक के तौर पे और काम आगे कर सकें, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। बिल्कुल। आज तो आप बढ़िया कुर्ता पहन रहे हैं, तो क्या आप खुद को बड़ा नेता मानते हैं कि अभी भी कार्यकर्ता के रूप में ही देखते हैं? देखिए, कुर्ता हमारा परिधान है और ये हमारी संस्कृति है। तो हमारे यहाँ एक उत्सव ये मनाया जाता है कि जब किसी भी पूजा पाठ या अन्य किसी भी चीजों में आप आगे जाते हैं, तो बेसिकली अगर हमारे पिताजी की उम्र के लोग हैं तो कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती पहनते हैं, हम जैसे लोग कुर्ता और पैंट पहनते हैं। नहीं, जब पूरे कार्य जीवन में थोड़ा तो चुनौती होता है ना, थोड़ा पैसों की कमी होती है तो उतना क्रिस्टाइज नहीं हो पाता है। मुझे लेकिन नहीं। अब आपको लग रहा है कुर्ता में क्रिस लग रहा है, तो इसका मतलब आप बड़े नेता अब आप पैसों की कमी की क्या बात कर रहे हैं? हर जगह कार्यालय है, प्रवास करने के लिए हमारे साथ कार्यकर्ता रहते हैं, कार्यक्रम के लिए हमारे विचार परिवार की श्रृंखला इतनी बड़ी है, कहीं कोई समस्या मुझे तो नहीं मिली। पिछले 9 सालों में मैं 9 साल विद्यार्थी परिषद में 8 साल पूर्णकालिक के तौर पर काम किया, मुझे किसी भी कार्यक्रम का कोई चैलेंज मिला नहीं। यहाँ तक कि मैं सोनभद्र जैसे क्षेत्र में भी काम किया। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सोनभद्र में भी जब काम किया, विद्यार्थी परिषद की पहली कार्य समिति हम लोगों ने पूरा एसी युक्त हाल में किया। मुझे नहीं लगता। और ये जो लोग कहते हैं समस्या है, देखो क्या है, अगर हम रोज प्रवास करें समस्या कहीं आती नहीं, मुझे नहीं आई। विद्यार्थी परिषद में काम करने के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? नेटवर्क। इस पूरे देश में तो विद्यार्थी परिषद का एक नेटवर्क है ही है, यहाँ तक कि विदेशों में। और नेटवर्क इन द सेंस कि एक आपको प्लेटफॉर्म भी मिलता है, सुख दुख के मित्र मिलते हैं, जिनसे आज पता है भारत में अगर मैं कहूँ तो ये शायद मुझे लगता है लोग हंसेंगे जी, सबसे ज्यादा युवा सुसाइड इसीलिए करता है क्योंकि उसके पास कोई अच्छा मित्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई संगठन नहीं है जो उसकी काउंसलिंग करे। ये मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद में काम करने से पूरे देश, मैं अभी पिछली घटना बताऊं, मैं अपनी पत्नी के साथ चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली गया। तो हम जब हैदराबाद में पहुंचे तो मुझे लगता है कि मुझे एक लोकल की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग किसी काम से गए थे। तो उस दौरान हमारे साथ तमिलनाडु विस्तारक योजना में चंद्रकांत आए थे, तो हमने चंद्रकांत जी को फोन किया, चंद्रकांत जी 15 मिनट में उपस्थित, फिर हम उनके साथ गए, हमारी वो सारी चीजें ईजी हो गई। तो इसलिए मैंने कहा कि ये पूरे देश का, और वास्तव में ये एक चेन है, उस चेन का एक हिस्सा हम लोग भी हैं और पूरी जिंदगी रहेंगे। बिल्कुल। और विद्यार्थी परिषद में एक चीज और, कोई पूर्व नहीं होता। जी, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं होता सूरज जी। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है। हाँ, बस बात इतने है कि वो शैक्षणिक परिसर का कार्यकर्ता है कि गृहस्थ जीवन का कार्यकर्ता है। बिल्कुल।
सर कई सारे ऐसे यूथ हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे। उस कार्यकर्ता को अगर पुरकारिक जीवन में जाना होगा तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आप किन किन चीजों पे नियंत्रण रखेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है हाँ। कि हर व्यक्ति जो युवा है उसको विद्यार्थी परिषद से जरूर जुड़ना चाहिए, और विद्यार्थी परिषद के साथ साथ उसको एक जो मैं अगर कहूँ कि क्या हो तो उसको अपने जीवन का, जैसे वीकेंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलता है, वीकेंड मेडिकल प्रोग्राम चलता है गर्मी की छुट्टियों में, उसी तरह से उसको अपने जीवन का कम से कम 6 महीना मिनिमम विद्यार्थी परिषद का फुल टाइमर वो बन जाए, उसकी समस्या 60 सालों की समाप्त हो जाएगी। सर जब आप पुरकारिक जीवन में आ गए, अब तो आप बढ़िया ट्रस्ट भी चला रहे हैं, समाज में घूम भी रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में तो अब इस बात की भी चर्चाएं हो रही है कि आप आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, इस बात में सर क्या वास्तविकता ये सत्यता है। राजनीतिक दृष्टि से कोण से अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो रचनात्मक कार्य कर सके, जो किसानों की समस्याओं को समझ सके, जो मजदूरों की समस्याओं को समझ सके, जो एक उस जैसे बोलते हैं कि हम लोग अपने जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके, देखिए मैं तो अगर आज बात करूं तो छुआछूत ये सब जितनी भी चीजें थी, विसंगतियां थी जो भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने और झकझोरने के लिए बनाई गई थी, उनकी बात करने वाले लोग आज हमको समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जो ये बताएं कि हमारे पूर्वज ठीक है, हम किसान थे, हम भूमियार जाति भूमियार ब्राह्मण जाति से हैं, तो लेकिन हमारा ये स्पष्ट है कि हमारे घर में अगर बच्चा कोई जन्म लेता था तो सौरी बोलते थे, उसमें पहली बार महावर का काम करने के लिए हमारे हरिजन परिवार की माताएं बहनें जाती थी। हमारे रात से जो अन्न का सब पूजा होता था उस पे वो गोबर का हमारे यहाँ बना करके बढ़ावन रखा जाता था, तो उसे भी हमारे यहाँ वैसे जो हमारे हल की पूजा करते थे, हमारे घर की सारी पूजाओं में उनकी भूमिका थी। फिर आप बोलते हैं कि हम छुआछूत करते हैं और घरों से दूर रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में जरूर आना चाहिए। और बात विकास की होनी चाहिए। विजन 2047 मोदी जी लेके चल रहे हैं, हमको लगता है कि उसी तरह से जिस भी विधानसभा में मैं जीवन में भविष्य में कभी जाऊंगा, मैं वहाँ के युवाओं के लिए और वहाँ की जनता के लिए अगर जनता आपको अवसर दे देती है, आपको विधायक बना देती है, तो आपका क्या विजन है, किन किन क्षेत्रों में? इन बातों को कहना थोड़ा जल्दी होगा, अभी हमारी कोई भी सोच विधायक और इस सब चीजों के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, समाज में रहने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते कुछ तो विजन होगा ना कि अगर हमारे पास अगर अवसर मिल जाएगा तो हम इन क्षेत्रों पर प्रमुखता से। मेरा ये रहेगा कि सभी युवाओं की जो आय है वो 10 गुनी हो जाए, मेरा विजन है। और मैं आपको बता सकता हूं कि अगर एक युवा क्रिकेट खेलने वाला भी है तो मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक सिस्टम है जिससे मैं काम करता हूं कि उससे उसका आय बढ़ सकता है। अब जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलने वाला अच्छा प्लेयर है, आजकल आपको पता है कि जो जगह जगह पे टूर्नामेंट होते हैं लोग बुलाते हैं, वो खेलने जाता है और ऊपर टीम को चार्ज करता है। अगर आपके पास ऐसा नेटवर्क है, आप स्थापित कर लीजिए, 10 अच्छे क्रिकेट प्लेयरों को इकट्ठा करिए, क्योंकि आपकी क्रिकेट में रुचि है, जानकारी है, 10 टूर्नामेंटों में अगर 5-5 हजार रुपए कमाता है तो 50,000 कमाएगा। प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से एक वादा करता हूँ कि मैं जिन भी क्षेत्रों में रहूंगा, ग्लोबल को लोकल बनाना है और लोकल को ग्लोबल बनाना है, यही सबसे बड़ी मुहिम है। यहाँ का हर एक विद्यार्थी, हर एक छात्र और हर एक युवा जो एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट नहीं भी है तो, स्किल्ड नहीं भी है तो उसको स्किल्ड करेंगे, उसको अपने आप में एक आत्मनिर्भर बनाएंगे। अपनी इस लेबोरेटरी, अपनी जो संस्था है या जिस संस्था को हम लेकर के आगे आने वाले समय में चलेंगे, उसमें हम उनको मजबूती के साथ बिल्ड करेंगे, जोड़ेंगे और उसको स्किल्ड करेंगे, एंटरप्रेन्योर करेंगे, फिर रोजगार देंगे। बिल्कुल सर, आज तो समस्या से समाधान। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज तो आप 32 साल का हो, अगर मान लीजिए कोई 20 साल का, 31 साल का, सॉरी आई थिंक 30 साल, अगर मान लीजिए कोई 20 साल का अगर अवनीश राय मानव साहब से मिले तो क्या सजेशन देंगे उस युवा को, कैसे खुद को तैयार करे वो? मुझे लगता है कि मैं उस व्यक्ति को यही बोलूंगा, पहले तो किसी को 1 घंटे आधे घंटे में तो आप समझ नहीं सकते, उसकी रुचि जानने के अनुसार। और मेरा तो सभी विद्यार्थियों को ये रहेगा कि जब तक उनका एकेडमिक जीवन है तो बढ़िया एकेडमिक रहें और बढ़िया एकेडमिक तरीके से वो पढ़ाई करें। मेरा ये मानना है, पढ़ने के लिए मैं बोलूँगा। और थोड़ा पढ़ाई के समय निकले तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बन जाए। इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से हम एक समाज को ये उपदेश देना चाहेंगे कि ये जो आने वाला समय है ये आर्थिक युद्ध का है। यू लिव इन अ टाइम, एज एंड टाइम बार। आपको एक समय युद्ध में जीना है, एक समय के साथ काम करना है।
तो आपको मल्टीपर्पज पर्सनालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी और अपने जीवन में एक कोई ना कोई ऐसी स्किल्ड होनी चाहिए जिसमें आपको महारत हो। जैसे अगर हमको एमओई करने की महारत है तो हम कई संस्थाओं का एमओई करा लें। अगर हमको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो हम उसमें कम से कम महारत हो और हमको हर चीज जानना चाहिए, क्योंकि दुनिया पहले टू पोलर थी, अब मल्टी पोलर हो गई है। अब एक नॉर्वे जैसे छोटा देश भी चुनाव माने वो किसी भी देश को चैलेंज कर सकता है। यूक्रेन और रसिया का युद्ध इसका प्रमाण है। ईरान और अमेरिका का युद्ध भी आप लोगों के सामने है। तो इसीलिए आपको चाहिए, और मैं अपने देश के सभी युवाओं से ये कहूंगा कि भारत के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए खुद का विकास करते हुए राष्ट्र का विकास करें। बिल्कुल। और राष्ट्र मजबूत रहेगा तो आप मजबूत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आप सुन रहे थे अवनीश राय मानस जी को। निश्चित तौर पे व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां होती है, लेकिन उस व्यक्ति अगर सकारात्मक विचारों को लेकर आगे बढ़ता है तो उन सभी चुनौतियों का समाधान खोज सकता है। आज के इस पॉडकास्ट को आपने सुना, आपने यहाँ से क्या सीखा और आपके कितने प्रश्न आज के इस पॉडकास्ट में समाहित है। हालांकि हमने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, सर ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि पॉडकास्ट होना है। आप लोगों ने भी अपने कई प्रश्नों को भेजा था और मैंने पूरा प्रयास किया कि आपके उन सभी प्रश्नों के भी उत्तर सर के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया जाए। उन सारे प्रश्नों के उत्तर भी सर के माध्यम से जानने का प्रयास मैंने किया और आपने इस वीडियोस के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से देखा। आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो दूसरों के पास भी शेयर करेंगे और आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हुआ है कृपया कमेंट अवश्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।